हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बेसिकली पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी मैं 6th यूनिट कवर करने वाली हूँ, जिसका नाम है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में है नियामक संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक। सो इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नोट्स का सबसे ज़्यादा इशू आता है स्टूडेंट्स को। सो आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.examosphere.com। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ना सेपरेटली नोट्स अवेलेबल हैं। सो आप लोग ये वेबसाइट अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो भी नोट्स को अवेल कर पाएं। और जैसा आप वीडियो में देखते हैं ना, एग्जैक्टली आपको वही कंटेंट मिलेगा और जहां जरूरत होगी थोड़ा सा अपडेटेड होगा अकॉर्डिंगली। सो आप लोग जरूर विजिट करना। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के भी नोट्स डल चुके हैं। सो उसकी डिमांड आ रही थी, मुझे काफ़ी मेल रिसीव हुए थे, तो वो डल चुका है। ठीक है, हिंदी का भी बहुत जल्दी डल जाएगा। इसके अलावा जो पैरेलल में दोनों यूनिट चल रही है हमारी, कंपैरेटिव गवर्नमेंट वाली और ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन वाली, इसके भी मैं डाल दूंगी बहुत जल्दी। सो जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल पर, वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, सो दैट टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं वहाँ ये चैनल जरूर शेयर कर देना, बिकॉज ये हमारी ऑलरेडी जो 7 कोर्स है कंप्लीट है इसके। सो आप लोग देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो, अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ये टॉपिक ना आपको, मतलब देखो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, राइट, बट हम इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर दिक्कत लगेगी तो वापस रिपीट करके देख लेना। बाकी मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको वन गो में ही बहुत स्मूथली इसको समझा दूं, ताकि आप लोगों को इशू ना है। ठीक है, स्टिल अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इको नहीं पढ़ी है, कोई बेस नहीं रहा है, तो वो चाहे तो वापस रिपीट करके देख सकता है डेफिनेटली। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब ट्रेड और फाइनेंस की अगर हम बात करें, ये बात सही है कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट हुआ है ना, जब से मानव सभ्यता एग्जिस्ट मतलब कर रही है, जब से ह्यूमंस बसने शुरू हुए हैं, उसी टाइम से ना ट्रेड और फाइनेंस दोनों एक साथ चल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि ट्रेड ना हो, ओनली फाइनेंस हो। ठीक है, भले ही तरीके अलग अलग होंगे, पर ये चीज स्टार्टिंग से चल रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी में। अगर आप किसी भी समाज में देखोगे, बिल्कुल इनिशियली, बिल्कुल शुरुआती टाइम से भी, तो देखो बिना ट्रेड के ना चीजें हो ही नहीं सकती थी। सो ट्रेड और फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात सही है, जैसे जैसे टाइम बदलता है जरूरतें बदलती हैं। ठीक है, सोसाइटी की डिजायर बदलती है। शुरुआत में क्या था, बार्टर सिस्टम भी था। बार्टर सिस्टम समझते हो ना, जिसमें क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी वस्तु होती है, उसका एक्सचेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, कि आपके पास कोई सामान है, मेरे पास कोई सामान है, तो क्या करेंगे बदले में, जैसे मेरे पास मान लो अनाज है, सो मैंने आपको अनाज दे दिया। ठीक है, बदले में मैंने आपसे कोई और चीज खरीद ली जो भी मेरे जरूरत की, या फिर जो आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से। पर टाइम के हिसाब से क्या हुआ, बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे इसमें भी। और जब हम बात करते हैं पैसे की, क्योंकि अभी तक मैं बता रही हूँ, बिल्कुल जैसे हम इनिशियल स्टेज की बात करें, तो बार्टर सिस्टम में पैसा यूज नहीं होता था। सामान देते थे हम एक दूसरे को। ठीक है, कि आपने कुछ ले लिया, मैंने कुछ दे दिया आपको अदले बदले में। पर जब मनी का कॉन्सेप्ट आया, पैसे का कॉन्सेप्ट आया, तो वो जितने भी चैलेंजेस थे ना, वो सब सॉल्व होने शुरू हो गए। प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो मतलब आप ये देखो, जो जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं या फिर शाइनी कोइंस हैं, ठीक है, रेयर मेटल्स हैं, जो अब क्या हो गया, टाइम के हिसाब से बहुत असेंशियल हो गई, जरूरी हो गई। बिकॉज जो पूरे एंटायर नेशन की फंक्शनिंग के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो यहीं से पूर्ति होंगी। और इसी चीज से क्या होता है, आपका जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, मतलब धन का जो संचय है, वो जरूरी हो जाता है, या फिर उसके लिए ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सही है। अब नेक्स्ट आप देखो कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी कंट्री में, वो उसको बहुत अच्छे से डिफेंड करे। क्योंकि मेन आपकी जो सरकार चलाई जा रही है, जो देश चलाया जा रहा है, सब कुछ फाइनेंशियल सिस्टम के ही तो बिहाफ पर चीजें हो पा रही है ना। और यहाँ पर यही जो बेसिक चीजें ना, जो मेजर है, वो यही है कि यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रैटेजीज को यूज किया जाता है ताकि मैनेज किया जा सके किसको, फ्लक्चुएशन को। फ्लक्चुएशन समझते हो ना, फ्लक्चुएशन की बात आ रही है कि जब उतार चढ़ाव आता है किसमें, हमारी इकोनॉमीज में। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जब हमारी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन का और थोड़ा सा और इसको सॉर्ट आउट करूं, मतलब और थोड़ा डीप डाउन जाके ब्रेक डाउन करें, तो फ्लक्चुएशन का मतलब ही यही है कि जैसे आप देखते हो ना, महंगाई बढ़ गई एकदम से। ठीक है, तो फ्लक्चुएट हुआ, मतलब एकदम वो दाम बढ़ गए। ठीक है, फिर कभी कभी क्या होगा, एकदम दाम गिर जाएंगे किसी चीज के, तो वो है फ्लक्चुएशन। तो गवर्नमेंट का काम है कि वो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज बनाए ताकि इन चीजों को मैनेज कर सके। और ये बहुत बड़ा मनी गेम होता है देखा जाए तो इसमें कुछ कुछ तो पर्टिकुलर बॉडी होती होंगी ना जो मेजरली वर्क करती होंगी। तो आरबीआई हमेशा मेजरली वर्क करती है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनको नोटेबल पार्टिसिपेंट्स माना जाता है कि इनका रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपने कंट्री की इकोनॉमी को समझना है तो, राइट।
नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स की वाक्य में क्या जरूरत है या फिर क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इनका क्या महत्व है, क्योंकि बैंक तो और भी है नॉर्मली, पर इन्हीं की क्या ऐसी बात है कि आप इनको थोड़ा ज्यादा वैल्यू देते हो। तो अगर देखा जाए तो कुछ इकोनॉमिस्ट, देखो जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, सेम ऐसे ही आप इको में भी देखते हो कि बहुत सारे थिंकर या इकोनॉमिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं जो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, राइट। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो आरजी वात्रे के अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो उन्होंने इसके बारे में कहा है कि जो भी आपके बैंक के रोल है ना, सेंट्रल बैंक के रोल की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, वो कह रहे हैं ये काम करता है एज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, और ये इसकी फंडामेंटल क्वालिटी है। अब मैं इसको अगर आपको ब्रेक डाउन करूं तो कहने का मतलब ये कि आरजी ये कहते हैं कि जब सारी जगह से सोल्यूशन खत्म हो जाए ना, तो जो एक कहते हैं ना अंतिम उपाय, लास्ट उपाय, जो लास्ट सोल्यूशन होता है कि आप मतलब एक सेफ साइड के लिए कि यार कुछ भी नहीं हुआ ना तो अल्टीमेटली यहां से हम बच जाएंगे या फिर यहां से हेल्प ले सकते हैं। सो इट इज काइंड ऑफ दैट, कौन, सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक एक तरीके से अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य करता है और ये इसकी फंडामेंटल क्वालिटी है, मूलभूत गुण है, ठीक है। अब आप ऐसे ही दो थिंकर और हैं, ठीक है, कीशे और एल्किन, ठीक है। आप इनकी बात करोगे, ये कहते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है ना, उनकी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अब ये मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स क्या होता है, अगर एक लाइन में ब्रीफ करूं ना, तो कोई भी एक यूनिफॉर्म पैटर्न जो आपकी कंट्री में यूज किया जा रहा हो, ठीक है, पैसों के रिगार्डिंग, करेंसी के रिगार्डिंग, कि हाँ मतलब पूरी कंट्री में सेम ही पैटर्न फॉलो किया जाएगा, सेम मुद्रा यूज की जाएगी। एक चीज और है कि ये जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है ना, इसमें बेसिकली जो कॉइन है ना, कॉइनेज सिस्टम, ये उसकी बात कर देते हैं कि जो भी वेट, कौन सा मेटल यूज हो रहा है हमारे कॉइन्स में, ठीक है, सब कुछ पूरी कंट्री में सेम ही तरीके से होगा फिर। तो ये वो वाली बात है। इसके अलावा आप ये देखोगे नेक्स्ट जो आपके थिंकर हैं शॉ WR, ठीक है, ये एम्फेसाइज करते हैं क्रेडिट कंट्रोल के लिए। वो कहते हैं कि ज्यादा प्रायोरिटाइज की जानी चाहिए इसमें, मोस्ट जो प्रायोरिटाइज रोल है सेंट्रल बैंक्स का, कि ये क्या करते हैं, क्रेडिट कंट्रोल करते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कंट्रोल हो पाए। बाकी क्रेडिट कंट्रोल का मतलब तो हम सबको पता ही होगा, नहीं पता तो एक लाइन में इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट से। हालांकि ये बिजनेस स्ट्रैटेजी के पर्पज से ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो मेजर काम है इनका, ये प्रमोट करते हैं गुड्स को सेल करना, मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स को प्रमोट किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। और ये ऐसे सर्विसेज देते हैं ताकि जो क्रेडिट है वो यूज किया जा सके। क्रेडिट यूज किया जा सकेगा क्या मतलब है, यहाँ पर जैसे हम नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना, कि एक तरीके से बोरोवर की तरह वर्क करता है ना ये, कि आप अभी पहले ही क्या करोगे, पैसे यूज कर लोगे और आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है जहां पर आपको रीपे करना होता है, तो ये उस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका जो फेडरल रिजर्व्स है, आप ये देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स, इसके अलावा सेंट्रल बैंक, ये सब एंटर्ड करते हैं किसमें, द सेंट्रल बैंकिंग सीन्स में। और मतलब ये लेटली आप ये देखोगे इनका जो फाउंडेशन माना जाता है 1914 में, और ये काफी मतलब पुराना टाइम है देखा जाए तो। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि सोचो अमेरिका जैसी कंट्री में भी अगर ये सेंट्रल बैंक मतलब 1914 में जाकर फाउंड किए जा रहे हैं, तो ये बड़ी चीज है। इसके अलावा आप ये देखोगे कि आप 20th सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले टाइम पीरियड में सिर्फ 18 सेंट्रल बैंक्स थे, पर आज के टाइम पे, क्योंकि टाइम बदल चुका है डेफिनेटली, सो सेंट्रल बैंक्स ऑलमोस्ट मतलब मेजॉरिटी ऑफ नेशंस में पाए जाते हैं। तो स्टार्टिंग में ये मतलब बहुत लिमिटेड जगहों पर थे, पर धीरे धीरे करके अब ये हर कंट्री में आपको मिलेंगे। अच्छा, अब अगर हम आरबीआई कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आरबीआई की हिस्ट्री क्या रही है, ये बात सही है कि इंडिया का जो मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें तो शुरुआत मानी जाती है 18 सेंचुरी से। और इसी के साथ साथ आप ये देखोगे सेवरल बैंक्स थे जिनकी स्थापना हुई थी, बहुत सारे ऐसे बैंक थे जो उस टाइम पर खुले थे। 3 जो प्रेसिडेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन सी मेजर, जो उस टाइम की बहुत प्राइम लोकेशन थी, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, ठीक है। सो ये 3 हैं, इन तीनों की जगहों के नाम याद रखें ताकि आप अपने आंसर में मेंशन कर पाओ। इसके अलावा ये जो बैंक है ये सर्व्ड क्या करते थे, बैंक का क्या काम होता था, वही ये कमर्शियल बैंक थे, सबसे बड़ी बात वाणिज्यिक बैंक थे, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखोगे सेंट्रल, मतलब इनका जो सेंट्रल बैंकिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, कुछ हद तक सेंट्रल बैंकिंग की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके आधार पर ये बैंक सर्व करते थे। अगर आप रिजर्व बैंक से पहले देखोगे, क्योंकि रिजर्व बैंक से पहले भी तो चीजें रही होंगी ना, तो उससे पहले किसका कंट्रोल था, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डुअल कंट्रोल रखती थी करेंसी के ऊपर। पर अब बात वही है कि चीजें स्मूथली नहीं चल रही होती। उस टाइम पर जो इंपीरियल बैंक्स थे, ठीक है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए, राइट। तो ये भी एक एस्पेक्ट था। आरबीआई जब स्टैब्लिश होती है तो 1927 में क्या होता है कि एक बिल क्या किया जाता है,
लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है और इवेंचुअली होता ये है कि इसका अबेंडन हो जाता है। अब क्योंकि शुरुआती टाइम में कोशिश की जाएगी, जरूरी नहीं है ना कि एक टाइम में एक्सेप्टेंस हो जाए, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था तो और वो अपनी चलाते थे। तो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देखे गए, डिबेट्स की गई, ठीक है। फिर वहां देखा कि 1930 और 31 में आप ये देखोगे कि वो काफी मेजर टाइम पीरियड था जिस टाइम पर इसकी जरूरत महसूस हो रही थी। तो जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चल रहे थे इन द सेंस कि जब हम अपना खुद का संविधान तैयार करने के लिए काम कर रहे थे, नहीं ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो उस टाइम पर इसकी भी बात की जा रही थी। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि डिबेट तो आपने देखा 31 में चली रही थी, ठीक है। जब डेलिब्रेशन हो गया, मतलब थोड़े विचार विमर्श हो गए, डिस्कशन हो गया, तो उसके बाद एक एक्ट आता है आरबीआई एक्ट, ठीक है, जिसको पास किया गया 1934 में। पर यह बात भी सही है कि ये पूरा एक बार में पास नहीं होता, कुछ कुछ इसके एरियाज थे जो 1935 में और 37 में इफेक्ट में आए थे। मतलब एक साथ ही पास होकर सारी चीजें लागू नहीं हो गई थी, धीरे धीरे कर कुछ कुछ चीजें बाद में भी लागू की गई थी। जनवरी 1938 में अगर हम देखें, सो अगर आप ये देख रहे हो ना कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, तो बिल्कुल पहला और जो इनॉग्रल करेंसी नोट जो माना जाता है, ठीक है, वो इस टाइम पर वैल्यू ऑफ ₹5 एंड ₹10 का आया था। और ये बहुत बड़ी चीज है कि उस टाइम पे ₹5 और ₹10 की जो आपकी करेंसी है वो इनॉग्रल की गई थी। और बिल्कुल फर्स्ट डे अगर देखा जाए 1949 में जो इंडियन स्टेट है, ठीक है, वो सेंट्रलाइज्ड हुए आरबीआई के तहत। इन्होंने क्या किया, मेकिंग इट अ स्टेट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब ये कि सेंट्रल के साथ साथ स्टेट लेवल पर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, ताकि कुछ देखो टर्म एंड कंडीशन रखी जाएंगी डेफिनेटली, ठीक है। और इसका जो एक्ट था ना कि किसके टर्म्स पे किया गया था, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, बिकॉज जरूरी है चीजों को स्मूथली करने के लिए एक हायरार्किकल वे में वर्क हो, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में था। मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई अगर आप देखो कि किस तरीके से मैनेजमेंट करता है, तो इसके जो फंक्शंस होते हैं ना, जैसे सेंट्रल बैंक के होते हैं ना, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से वैसे ही सिमिलर है। जब आप बिजनेस करते हो किसी कंपनी में, तो जब बिजनेस करते हो हमें जिन जिन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, सेम उसी तरीके से सेंट्रल बैंक भी आपको वर्क करता है। ये एक ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आप ये देखोगे सक्सेशन होता है। इनकी खुद की अपनी ऑफिशियल स्टैम्प है जिसको ये फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ फाइल भी किया जाता है और रिसीव भी किया जाता है जो भी आपके लॉ सूट्स हैं कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। जस्ट लाइक अ बिजनेस, जैसे बिजनेस में चीजें होती हैं ऐसे इनकी खुद की भी चीजें हैं कि हाँ इन्होंने अपना एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे करंटली 20 पार्टिसिपेंट्स हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा मतलब इसको अगर छोड़ दो तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपॉइंट भी करती है कितने, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स को। इसके अलावा आरबीआई के 1 गवर्नर जिनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं ये इनका जो टाइम पीरियड होता है, टेन्योर होता है, वही 4 साल के लिए वर्क करते हैं, जबकि जो गवर्नर है उनका 5 ईयर का होता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी रोल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अगर आप करंट गवर्नर देखोगे आरबीआई के, सो कौन है, संजय मल्होत्रा। सो ये नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आरबीआई के जो एक्ट है, ठीक है, वो मैंडेट करते हैं दैट द सीबीडी होल्ड मीटिंग्स एट लीस्ट 6 टाइम्स अ ईयर और वंस एवरी क्वार्टर। कहने का मतलब या तो हर क्वार्टर में एक बार हो जाए या फिर पूरे साल में कम से कम 6 मीटिंग होनी बहुत जरूरी है। सो यहाँ सीबीडी से मतलब क्या है, यहाँ बेसिकली सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है कि ये मिलकर क्या करते हैं, आरबीआई के साथ मीटिंग होल्ड करते हैं ताकि सारी चीजों को स्मूथली किया जा सके। इसके अलावा 22 रीजनल ऑफिसेज हैं आरबीआई के करेंटली, जो आप ये देखोगे यूनियन टेरिटरी और स्टेट कैपिटल्स में लोकेटेड हैं। सो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको जरूर मेंशन कर लेना अपने आंसर में। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो रिजर्व बैंक है आप ये देखोगे वहां पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, क्योंकि सबसे प्राइम यही बॉडी है, ठीक है। रिजर्व बैंक्स के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, इनको देखा जाता है और मैनेज किसके थ्रू किया जाता है, गवर्नर के थ्रू। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ग्रुप का पार्ट है कि जितनी भी चीजें होंगी मैनेजमेंट की जाएंगी, क्योंकि एक सिंगल पर्सन तो कभी काम नहीं कर सकता, उनके साथ और भी लोग चाहिए ना वर्क करने के लिए। सो गवर्नर के साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और डेप्यूटी गवर्नर्स मिलकर वर्क करते हैं और ये मैनेजमेंट ग्रुप का पार्ट होता है। जो सीबीडी होती है, सीबीडी मतलब वही सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि ओवरसीइंग करेगी और डायरेक्टिंग करेगी जितने भी रिजर्व बैंक है जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं इन जर्नल, कि वो प्रॉपर अच्छे से चल रहे हैं नहीं चल रहे, या फिर इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी चीजें देखी जाती हैं। अब नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। अगर हम बात करें कि इसका कंपोजिशन किस तरीके से होता है सेंट्रल बोर्ड का, तो जो मेजर पार्ट है ना वो आप ये देखो, यहाँ गवर्नर तो है ही, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, 2 गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रिकमेंड करती है। तो ये बहुत मेजर चीज है कि गवर्नर,
4 डेप्यूटी गवर्नर्स, ठीक है, इसके अलावा 10 डायरेक्टर्स और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, जो मैंने अभी जस्ट आपको इमेज के थ्रू भी बताया, ठीक है। डायरेक्टर्स और जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं इनको अलाउ होता है कि ये सेंट्रल बोर्ड की जो भी मीटिंग्स हैं उसमें एज अ पार्टिसिपेंट क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना कि वो किसी भी बात की अगर डिसीजन मेकिंग हो रही है तो समटाइम क्या होता है, वोट कास्ट करना होता है, ठीक है, तो ये वोट नहीं देंगे उस टाइम पर, ये सिर्फ उसका हिस्सा बन सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श करेंगे, डेलिब्रेशन करेंगे, अपने सजेशंस देंगे, पर वोट नहीं देंगे। कौन, 2 बंदों की बात हो रही है यहाँ पर, डायरेक्टर की और डेप्यूटी गवर्नर्स की, तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखोगे जो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर है, ठीक है, ये एलिजिबल होते हैं किस चीज के लिए, री इंस्टेटमेंट्स के लिए, मतलब जब ये अपना 5 साल का जो मतलब कार्यकाल है या फिर जो टेन्योर है अगर वो पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो वो किस चीज के वो हो जाते। सो रीइंस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वापस से वो उनको हम रख सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ कुछ पोस्ट होती है ना जहां पर वो सेम रिपीट नहीं कर सकते, तो ये ऐसी पोस्ट है जिसपे आप इनको वापस रख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है वो इनको इलेक्ट भी कर सकते हैं और डिसमिस भी कर सकते हैं डायरेक्टर्स को एट एनी टाइम, मतलब उनका जो 4 साल का कार्यकाल है, जो टाइम पीरियड है, जो टेन्योर है, उसमें अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, डिसमिस भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सेंट्रल बोर्ड्स हैं वो मतलब उनका जो मिनिमम टेन्योर है साल में 6 बार मिलने का है, क्योंकि बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी इकोनॉमी अच्छे से वर्क करानी है, सो आप फ्रीक्वेंटली मिलते रहने चाहिए। अगर कंपोजिशन देखें लोकल बोर्ड्स का, ठीक है, तो लोकल बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो एवरी सिंगल ऑफ 4 डिवीजन हैज अ लोकल बोर्ड, मतलब आप ये देखोगे हर लोकल बोर्ड में बेसिकली 4 डिवीजन दिखाई पड़ेंगे आपको, जिसमें 5 मेंबर है जिनको चूज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। जो चेयरपर्सन होते हैं उनको कौन चूज करता है, बाय अदर मेंबर्स इन द बोर्ड, कहने का मतलब जो अदर मेंबर बच गए वो इनको चूज करते हैं, ठीक है। और ये जो मेंबर हैं इनको वही, एक बार आपने अपना टेन्योर पूरा कर लिया 4 साल का, पर अगर लग रहा है गवर्नमेंट को या जरूरत है कि सेम पर्सन को दोबारा हमें मतलब अपने उसमें बोर्ड का, लोकल बोर्ड का मेंबर बनाना है, सदस्य बनाना है, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वापस से सर्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज होती है, तो उसके बिहाफ पर किया जा सकता है। तो जो लोकल बोर्ड है वो क्या करते हैं, तो उनके जो टास्क होते हैं ना, जो भी मतलब सेंट्रल बोर्ड उनको असाइन करती है, वो उन सारे टास्क को फुलफिल कर रहे होते हैं, और सेंट्रल बैंक कह रही हूँ, सेंट्रल बोर्ड की गाइडेंस में ही बेसिकली वर्क किया जाता है, क्योंकि जो भी इशू हैं जो इनको असाइन किए गए हैं उन सब की गाइडेंस भी किससे लेंगे, सेंट्रल बोर्ड से ही लेंगे। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का एक्चुअली फंक्शंस क्या है, ठीक है। सो आरबीआई का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अगर हम उनको मतलब आउटलाइन करें, सो इसका प्रियम्बल माना जाता है इस एक्ट का, तो इस मतलब मैं नॉर्मल प्रियम्बल की बात नहीं कर रही हूं, मैं इस एक्ट के प्रियम्बल की बात कर रही हूँ जो आपको एक ब्रीफ आइडिया देता है। सो इसमें सबसे पहले क्या चीज आती है कि ये रेगुलेट करते हैं कि करेंसी का क्या हो, इशुएंस हो, मतलब कि जो करेंसी जो इशू हो रही है, ठीक है, सो ये उसकी बात करें कि जो मुद्रा जारी करने को विनियमित करते हैं कौन, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का मेन फंक्शन है। इसके अलावा ये प्रिजर्व करते हैं मनी गारंटिंग को, कहने का मतलब कि इसकी जो लिक्विडिटी है पूरे के पूरे नेशन में ओवरऑल अच्छे से रहे, ऐसा ना हो कि किसी एक पार्ट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी और एक पार्ट में बिल्कुल नहीं है, नहीं, कहने का मतलब ये है कि हर जगह क्या होना चाहिए, जो भी आपकी मुद्रा है या धन का संरक्षण है वो प्रॉपर इक्वल तरीके से हो। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और है कि ये रेगुलेट करते हैं मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि इसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ ना प्राइमरी ड्यूटीज आती हैं आरबीआई की, सो वो प्राइमरी ड्यूटीज में ये सारी चीजें आती है जो अब हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये एक प्राइमरी ड्यूटी आरबीआई की कि वो इशुइंग, प्रिंटिंग और सर्कुलेशन ऑफ करेंसी के ऊपर वर्क करते हैं। और जो मेजर पार्ट है ना, आपको पता है ये ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसके अलावा कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस तरीके का काम करे, मतलब किस तरीके के, चार्ज ऑफ मिंटिंग एंड मैनेजिंग द मॉनेटरी एसेट्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब मिंटिंग का मतलब क्या होता है, जहां आप बात करते हो किसकी, अगर हम नोट छापने की बात करें, ठीक है, जो प्रिंटिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, कॉइन्स को ढालना मतलब उनको बनाना, तो वो मिंटिंग में आता है। तो खाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, आरबीआई, जो ये वर्क करती है, जिसके अंडर ये काम होता है। इसके अलावा टुगेदर विद द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडिया, आप ये देखोगे कि इसके अलावा वो जो गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडिया उनके साथ मिलकर काम करते हैं, आरबीआई क्रिएट करते हैं, प्रिंट्स करते हैं, मेंटेन करते हैं पूरी नेशन की करेंसी को, और उनकी इंटेंशन वही होती है कि सफिशिएंट और ऑथेंटिक तरीके से सप्लाई किए जा सके सभी को, ठीक है, जो भी फ्रेश नोट्स अवेलेबल हैं वो हर एरिया में पहुंच सकें। इसके अलावा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जब ये फर्स्टली ओपन हुआ था, ठीक है, बिजनेस के पर्पज से, तो 1935 में मतलब माना जाता है, और इसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वो यही ली थी फ्रॉम द इंडियाज ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ करेंसी। सो कहने का मतलब ये कि इन्होंने जिम्मेदारी किससे ली थी
कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको बिजनेस के पर्पज से क्या किया जाएगा, खोला जाएगा, तो ये जिम्मेदारी ली गई थी इंडिया के ही ऑफिस से, कंट्रोलर ऑफ करेंसी से। नेक्स्ट है आपका गारंटी करता है कि जो यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नोट इशुएंस एंड अपहोल्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पेपर मनी। कहने का मतलब ये कि जब नोट जारी करना है तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि जो मतलब एक समझ रहे हो कागजी धन है तो वो जनता में विश्वास बनाए रखे, मतलब फेक करेंसी ना हो, बिल्कुल ऑथेंटिक करेंसी सब तक पहुंचे। तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो मतलब पुटिंग करते हैं 1 रुपीज कॉइन को या फिर नोट्स को, तो जब सर्कुलेशन होता है ना तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है। बिकॉज गलती से भी अगर आप ये देख लो ना कि मतलब ऐसा होता भी है ना कि आजकल तो बहुत ज्यादा मतलब फेक नोट्स, फेक करेंसी बहुत चल जाती है, ठीक है, पर इनका काम होता है कि ये क्या करेंगे कि ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करें और जो इसकी ऑथेंटिसिटी है उसको मेंटेन करके चलें। और देखो मेजर चीज यही है कि भले 1 रुपए के कॉइन की बात हो रही है या नोट की बात हो रही है, सब कुछ सर्कुलेशन आरबीआई के थ्रू हो रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इनको इशू कर रही है बहुत स्मॉलर, आप ये देख रहे हो ना, बहुत स्मॉलर डिनोमिनेशन कॉइन्स के साथ इनको इशू किया जाता है, बट स्टिल इसकी एक अपनी वैल्यू है। इंडिया की हर लोकेशन में आप ये देखोगे कि ये जो बैंक नोट्स हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के क्या किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। भाई कॉमन सी बात है कि जब हम कह रहे हैं आरबीआई यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करेगी, तो ये यूनिफॉर्मिटी वर्ड बहुत बड़ा है, बिकॉज आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ सेम करेंसी यूज होती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब यही है कि जहां पर सेम चीज लागू हो रही है, तो आप किसी बैंक में चले जाओगे पूरे इंडिया में, हर जगह ये नोट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसके अलावा आप ये देखोगे जो आरबीआई है वो इन नोट को प्रिंट करती है। आप ये देखोगे कि हर तरीके के नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का और 500 का, ठीक है। वो बात अलग है कि देखो नोटबंदी से पहले 1000 का नोट भी था, उसके बाद फिर 2000 का आया, फिर वो बंद हो गया। दैट इज ट्रू कि ये फ्लक्चुएशन भी चलता रहता है, क्योंकि जैसी जरूरत के हिसाब से लगता है तो बंद कर देंगे, जरूरत के हिसाब से लगता है तो प्रिंट कर देंगे, पर होगा किसके अंडर, आरबीआई के अंडर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू गवर्नमेंट। बैंक भी काम कर रही है, एजेंट्स भी जरूरी हैं ताकि चीजें स्मूथली हो सके, ठीक है, और फाइनेंशियल एडवाइजर भी जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। तो ये मेजर चीजें हैं। अगर आप देखोगे तो जो बैंकिंग सर्विस है ना वो इस तरीके के जो रेंज में ऑफर सर्व करती है, आरबीआई सर्व करता है एज अ बैंकर, एक बैंक की तरह काम करता है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। ऐसा नहीं है कि आरबीआई सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट मतलब या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वर्क करेगा ना, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है। ये जो सर्विसेज हैं ये इंक्लूड करती हैं क्या क्या सर्विसेज होंगी इसमें, कि ये रिसीव भी करेंगे, कलेक्ट भी करेंगे गवर्नमेंट की पेमेंट्स को, प्रोसेसिंग करेंगे जो भी डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, फिर चेक को परमिट करना, जितने भी विड्रॉल्स हो रहे हैं, ट्रांसफर करना मनी को, ये सब कुछ भी आरबीआई के थ्रू ही होता है, उनके साइड से ही ये सर्विस भी प्रोवाइड कराई जाती है। एडिशनली अगर देखा जाए तो आरबीआई के जो बिल्स हैं, ठीक है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ठीक है, इनको इशू किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत। नेक्स्ट है आपका कि ये अच्छा एक चीज और थी कि अगर गवर्नमेंट ने जो भी ऑर्डर दे दिया उसके तहत क्या किया जा रहा है, आरबीआई इशू कर रही है बिल ऑफ एक्सचेंज को, जो कि उन्हीं के ही लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो नेशनल बोरोइंग्स होती हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं चीजों को स्मूथली कंडक्ट कराने में। इसके अलावा आप ये देखोगे कि जो भी नेशन का डेट होता है, मतलब जो भी कर्ज होता है, आरबीआई समहाउ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को विद शॉर्ट टर्म लोन्स एज वेल। कहने का मतलब है कि कभी कभी सरकार को लगता है कि हमें पैसों की जरूरत है, कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे कम बढ़ती पड़ जाते हैं, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म के जो लोन्स हैं, ठीक है, वो भी यहां से प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ईज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेन्स जो होते हैं, बहुत थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो भी स्ट्रेन्स आते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उसको भी सॉर्ट आउट किया जाता है इनके थ्रू, बिकॉज जो भी इनसफिशियंट रेवेन्यू अगर जनरेट हुआ है, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना हो नहीं पाया एक्चुअली में, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म के ईज आते हैं, शॉर्ट टर्म के जो फाइनेंशियल स्ट्रेन्स है वो आते हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए शॉर्ट टर्म के लोन्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आरबीआई एडवाइस करती है गवर्नमेंट ऑन बैंकिंग फाइनेंशियल इशू पर। इसके साथ साथ आप ये देखोगे जो जर्नल इकोनॉमिक प्लानिंग होती है हमारी, वो भी देखा जाता है, क्योंकि ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स का एरिया है, तो यहाँ पर सबकी एडवाइस की बहुत जरूरत होती है। नेसेसिटी है कि आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, किसके बीच में, मॉनेटरी के बीच में, और जो फिस्कल पॉलिसीज हैं, बिकॉज यही मेजरली मोर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं एक कंट्री की इकोनॉमी को स्टैब्लिश करने के लिए। अच्छा एक और मेजर चीज है सुपरवाइजर टू बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बिल्कुल आजाद होकर काम करते हैं, नहीं, इनके ऊपर भी सर्विलांस की जाती है। अब ये 2 तरीके से होती है, क्या, थ्रू ऑन साइट इंस्पेक्शन होती है, ठीक है, और दूसरी होती है ऑफ साइट सर्विलांस। और जो सेंट्रल बैंक है ना वो क्या करते हैं, मतलब 2 तरफा अप्रोच को लेके चलते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इट इज वेरी वाइटल कि इनका सुपरविजन हो। जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, अगर इसका सुपरविजन होगा तभी चीजें बहुत स्मूथली वर्क करेंगी, विदाउट एनी करप्शन, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। तो होता क्या है कि रेगुलर बेसिस पे आरबीआई क्या करती है, जो मतलब एक टीम होती है सुपरवाइजर की, ठीक है,
उनको क्या करती है, भेजती है स्पेसिफिक बैंक्स में विजिट करने के लिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस करके आते भी हैं, क्योंकि वो बहुत सारी कंडीशंस को देखते हैं जब वो स्पेसिफिक बैंक्स में जाते हैं तो इंस्पेक्शन के पर्पज से। और ये जो इंस्पेक्शन होती है पूरा इवेल्युएट करती है एक बैंक के इंटरनल कंट्रोल किस तरीके से हैं, ठीक है, वहां रिस्क मैनेजमेंट जो प्रोसीजर यूज किया जा रहा है वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज क्या हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो भी मतलब कंप्लायंस यूज किए जा रहे हैं रेगुलेशंस के थ्रू, तो वो प्रॉपर यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो सुपरविजन है ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक डेट मैनेजमेंट, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन। अगर आप ये देखोगे कि नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर अगर हम देखें, सो जो रिजर्व बैंक है ना, वो पब्लिक डेट मैनेजमेंट को भी देखता है और वो फ्रेश बोरोइंग भी एक्सटेंड करता है जरूरत के हिसाब से। यहां पर और भी चीजें इंक्लूड हैं जैसे इशुएंस या रिटायरमेंट ऑफ लोन्स, क्योंकि ये डिनोमिनेटेड होता है रुपीज में। और आप इसके अलावा देखोगे जो भी पेमेंट होती है लोन के इंटरेस्ट की या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होते हैं, ये सब कुछ किसके हाथ से होता है, डेट का सर्टिफिकेट हो गया या फिर उनके रजिस्ट्रेशन हो गए, सबका सारा का सारा काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखती है। नेक्स्ट है आपका लाइसेंस्ड अथॉरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्शन 22 की अगर आप बात करोगे ना, सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो बना था उसमें ये बात बिल्कुल लिखी गई है सीधा सीधा कि अगर कोई भी बैंक को स्टैब्लिश करना चाहता है इंडिया के अंदर, ठीक है, भले ही वो कोई पर्सन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एंटरप्राइज हो, ठीक है, उनको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, उनको एक जो मेन अथॉरिटी है आरबीआई, ठीक है, उनसे लाइसेंस लेना होगा, उनको ऑथराइजेशन कराना होगा अपना आरबीआई के थ्रू। इसके अलावा ये ग्रांट करते हैं लाइसेंस किस चीज के, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सटेंशन काउंटर्स के लिए, ठीक है, क्लोजर ऑफ करंट जो ब्रांचेस होती हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर कहीं पर न्यू ब्रांच खोलनी है, मतलब जो बैंक की ऑलरेडी ब्रांचेस हैं पर लग रहा है कि जरूरत के हिसाब से एक नई ब्रांच खोलनी है, तो उसका भी लाइसेंस कहां से मिलेगा, आरबीआई से मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल की बात हो रही है, सो जब हम कंट्रोलिंग क्रेडिट की बात करते हैं तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है रिजर्व बैंक्स की, बिकॉज जो रिजर्व बैंक है वो एम्प्लॉय करता है बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कंट्रोल को। इनको मॉनिटर करना होता है, रेगुलेट करना होता है कि जितना भी फ्लो हो रहा है या फिर मैग्नीट्यूड हो रहा है क्रेडिट का वो स्मूथली हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, जो बैंक की रेट पॉलिसीज होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत मैटर कर रही है चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कंडक्ट किया जा रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस को, एडजस्ट किया जा रहा है जो रिजर्व रेशोज हैं, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां दिखाई पड़ता है किस तरीके से क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स किए जाते हैं। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक, यहां पर है जो आरबीआई है वो सेफ गार्ड्स कमर्शियल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव मैनर में वर्क कर रहा है। ये जो बैंक से बहुत मैंडेट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट किया जाता है एक फिक्स लेवल का, मतलब स्पेसिफिक लेवल का जो कैश है, ठीक है, उसको रिजर्व किया जाता है आरबीआई के साथ। ये फैसिलिटेट करते हैं इस प्रोसेस को बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स, क्योंकि जब आप बैंक में जाते हो तो वहां करंट और सेविंग दोनों अकाउंट होते हैं, राइट। सो ये जो करंट अकाउंट है, ठीक है, वहां पर जो स्पेसिफिक लेवल का कैश रिजर्व है वो किया जाता है। ये इनेबल करता है कि आप मेंटेन कर सकते हो अपने कैश रिजर्व को आप। और एक चीज और है, जो करंट अकाउंट होता है ना वो ऑलमोस्ट बिजनेस पर्सन का होता है, मतलब जो भी बिजनेसमैन वगैरह होते हैं उनका होता है, ठीक है। सो ये कंडक्ट करते हैं बिजनेस को विद वन अनदर थ्रू दीज अकाउंट्स, ठीक है। तो हम जैसे नॉर्मल जाते हैं, एक आम आदमी जाता है बैंक अकाउंट खुलवाने तो हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, राइट, पर एक बिजनेस पर्सन जाता है तो वो करंट खुलवाएगा कि करंट अकाउंट खुलवाना है मुझे, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में था। इसके अलावा इसको और इजी बनाने के लिए बैंक ने क्या किया, चेक और ट्रांसफर मनी की पॉलिसी बना रखी है, ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन वेरियस जो डिपॉजिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं, डीएडीएस बोल देते हैं इसको, ठीक है, डैड्स में थोड़ा है डैड्स, डीएडीएस, ठीक है। सो द रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है सेंट्रलाइज्ड फंड मैनेजमेंट सिस्टम भी, ताकि इजीली क्या किया जा सके, मतलब चेक किया जा सके और ट्रांसफर किया जा सके मनी को। नेक्स्ट है एज अ बैंकर्स टू बैंक, अगर देखा जाए तो ये हेल्प करते हैं पर्टिकुलर बैंक्स को ताकि वो अपने फाइनेंसिंग जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनको मीट कर सकें, एक्सटेंड कर सकें अपने क्रेडिट्स को। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप जो इंडस्ट्री के थ्रू जो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं शॉर्ट टर्म लोन्स को, ठीक है, जब भी जरूरत होती है तो वो यहीं से मिलते हैं और इस चीज की गारंटी करते हैं कि जो भी ये क्रेडिट है ये फ्रीली मूव कर पाए अपनी इकोनॉमी में। नेक्स्ट है, अगर आप एडिशनली देखोगे कि जो आरबीआई है वो प्रोवाइड कर रहा है सॉल्वेंट बैंक्स, मतलब बैंक्स को एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करा रहा है। अगर आप देखोगे तो ये टेक्निकल टर्म्स लिखी हुई हैं कि सॉल्वेंट बैंक्स एक्सपीरियंसिंग ट्रांजिएंट कैपिटल शॉर्टेज विद अ रे ऑफ स्टेबिलिटी, पर ये देखो ये टर्म से ही क्लियर हो रहा है कि आरबीआई क्या करता है कि जिस टाइम पर जो बैंक होते हैं, ठीक है, जिस टाइम पर वहां पर जो कैपिटल शॉर्टेज हो जाती है, कहने का मतलब कि टेम्परेरी अगर वो रन कर रहे हैं लो ऑन कैश, ठीक है, सो इस टाइम पर आरबीआई सपोर्ट करता है ताकि वो स्ट्रांग रह सकें। और वो सपोर्ट कैसे कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड कराकर, इसीलिए रे ऑफ स्टेबिलिटी बोला गया
एक बैंक पूरे तरीके से कोलैप्स होगा, उससे अच्छा है कि आरबीआई कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करा देता है, ठीक है, ताकि उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके, ठीक है। सो यहाँ उसकी बात हो रही है। इसके अलावा आप ये देखोगे कि जो आरबीआई है वो एक तरीके से ना लास्ट रिसोर्ट की तरह वर्क करता है। कहने का मतलब कि जब एक बैंक में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, या फिर बिल्कुल ऐसा टाइम पीरियड है कि पूरा बैंक का सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है और कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो भी जो आरबीआई है वो मेजर फॉर्म में हेल्प करता है। जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो हमेशा लास्ट में, मतलब ये एक ऐसा रहता है ना कि जहां कोई कुछ हेल्प नहीं मिल रही, तो आरबीआई बिल्कुल बैकअप ऑप्शन की तरह हमेशा रहेगा। वो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है ताकि जो भी पॉसिबल क्राइसिस आने वाले हैं उस बैंक के लिए, उससे उसको बचाया जा सके। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब उसको हेल्प मिल जाती है आरबीआई की साइड से, तो एक बैंकिंग सिस्टम का जो जर्नल स्टेबिलिटी है ना वो वर्क करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समहाउ। इसके अलावा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनबीएफसी। अब ये एनबीएफसी क्या है, बेसिकली आप यहाँ फुल फॉर्म भी देख सकते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, उनकी बात हो रही है। सो एज अ गार्जियन अगर आप देखोगे इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो किसके पास है, देखा जाए तो सब करता कौन है, आरबीआई, राइट। तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है जब कंट्रोलिंग की बात होती है, मॉनिटरिंग की बात होती है, बिकॉज यहीं से सारी इकोनॉमी, पूरे देश की इकोनॉमी यहीं से ही चल रही है समहाउ, ठीक है। तो पूरी मॉनिटरिंग यहीं से होगी। और ये शुरू कहां से होता है, अगर आप देखोगे तो लाइसेंसिंग होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि लाइक मतलब अगर कोई भी बैंक स्टैब्लिश किया जा रहा है, कोई ब्रांच अगर ओपन करनी है, तो लाइसेंस की जो अथॉरिटी है वो कहां से मिलती है, आरबीआई से मिलेगी, ठीक है। जहां पर आप ये देखोगे एनबीएफसी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस टर्म को ध्यान रख लेना। सो यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है चीजों को, मतलब जो भी ब्रांच है या जो भी चीजें हैं कि साइज के हिसाब से जो भी एक्टिविटी की जा रही है, ठीक है। और इन सारी चीजों को मतलब आप ये देखोगे कि ईच फेसिंग, मतलब हर चीज के एक फेज है, ठीक है, जिसको आप टेलर्ड करते हो रेगुलेशन के थ्रू और ओवरसाइट्स के थ्रू। कहने का मतलब है कि पूरा प्रॉपर रूल रेगुलेशन के थ्रू ही ये चीजें मॉनिटर की जाती है। नेक्स्ट है, क्योंकि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जब वो कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, सो बहुत कॉमन सी बात है कि भाई ये इंश्योर करेगा कि जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो स्टेबल रहे, ठीक है। दूसरी बात ये कि आरबीआई सेट करता है रिग्रस स्टैंडर्ड्स, किस चीज के लिए, कैपिटल एडिकेसी के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि पूरी की पूरी कंट्री में उतना जो आप ये देखते हो ना करेंसी या फिर जो कैपिटल है वो उस तरीके से फ्लो करे ताकि चीजें स्टेबली वर्क कर सकें। इसके अलावा लोन के लिए आप देखोगे, ठीक है, इसके अलावा इनकम रिकॉग्निशन, मतलब ऐसे बहुत सारे आपको फैक्टर्स दिखाई पड़ेंगे जहां पर आरबीआई वर्क कर रहा है, रिग्रस स्टैंडर्ड्स उसने मेंटेन किए हुए हैं, सो दैट इंश्योर किया जा सके फाइनेंशियल हेल्थ को। और जो मेन चीजें आप ये देखोगे कि इसको कॉम्प्लीमेंटेड किया जाता है बाय रेगुलर ऑन साइट इंस्पेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑन साइट इंस्पेक्शन भी होती है और ऑफ साइट भी होती है, ठीक है। तो ऑफ साइट्स में डेटा जो है वो पूरा एनालाइज किया जाता है, जहां पर आरबीआई एक्सेस करता है जो भी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा एडहेरेंस करता है रेगुलेशन को, मतलब जो भी रूल रेगुलेशन है उनको मतलब फॉलो अप किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, तो ये पूरी की पूरी मॉनिटरिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। आप सेक्शन 56 पढ़ोगे ना, सो वहां है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, वहां अप्लाई किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, सो दैट कि ये वर्क कर सके बैंकिंग सेक्टर में। आरबीआई के पास ये भी पावर है कि वो कंट्रोल करते हैं लोन्स को, एडवांसेस को। इसके अलावा इंस्पेक्ट करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोऑपरेटिव बैंक की भी इंस्पेक्ट होती रहे टाइम टाइम पर, ठीक है। रिवोक करता है लाइसेंस को, जो भी कोऑपरेटिव बैंक हैं अगर पर्टिकुलरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसको रिवोक भी कर सकता है। नेक्स्ट आप ये देखोगे रिप्लेस बोर्ड्स, जरूरत है तो रिप्लेस भी करेगा बोर्ड्स को, या फिर बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है। इशू करता है डायरेक्टिव्स, ताकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं पब्लिक इंटरेस्ट में वर्क करें, ठीक है। और इसी अकॉर्डेंस में जो पूरी की पूरी, मतलब ये सारा काम किस अकॉर्डेंस में हो रहा है, बैंक पॉलिसी के साथ मिलकर हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। सो नेक्स्ट है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर। अच्छा, विदेशी मुद्रा प्रबंधक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ऐसा हो भी सकता है कि शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आई होप चीजें अभी तक क्लियर होंगी। सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, इसको रिप्लेस किया गया था अर्लियरली FERA एक्ट से, जो शेप करता है फॉरेन एक्सचेंज इन्वायरमेंट को इंडिया के अंदर। अब ये जो लॉ है ये क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कहीं ना कहीं जो क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शो कर रहा है कि किस तरीके से जो एक्सचेंज कंट्रोल है वो इनके अंडर है। अगर आप फैमा रेगुलेशन FEMA, ठीक है, सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इस रेगुलेशन एक्ट के थ्रू अगर हम देखें तो ये एक्टिवली स्ट्राइव करता है कि जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज है मार्केट में, ठीक है, वो बिल्कुल एक होता है ना कि बिल्कुल स्थिर तरीके से प्रॉपर बैलेंस्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में मेंटेन करने का कोशिश करता है। इसके अलावा इसके अनदर जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि
इनेबल करता है कि जो भी स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं, पेमेंट्स हैं, वो स्मूथली हो सके। मतलब ऐसा ना हो कि ट्रेड करने में बहुत ज्यादा बैरियर्स हैं, हर्डल्स हैं, या फिर पेमेंट नहीं हो पा रही है, अटक जा रही है। मतलब वो सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा ये इंश्योर कर रहा है कि जो भी हमारे बेस्ट यूज हैं या फिर इन्वेस्टमेंट है उनको यूज किया जाए। आरबीआई सर्व करता है कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आरबीआई जो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, उनकी भी जो कस्टडी है वो इन्हीं के ही अंडर रहती है। अब है डेवलपमेंटल रोल। इसमें क्या है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनका रोल बताया गया है कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एक नेशन के डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्री के लिए। और आप इसमें देखोगे नेशन के अंदर और क्या क्या चीजें आ रही हैं, वो कह रहे हैं एक्टिवली फॉस्टरिंग करता है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ को, फाइनेंशियल प्रोस्पैरिटी को थ्रू आउट द कंट्री। सो कहने का मतलब ये है कि आरबीआई के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बिकॉज ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है एक साथ। तो इसीलिए कहा जाता है कि पूरे के पूरे नेशन का, मतलब हर सेक्टर में आप देख लो कि जो मेजर रोल है वो आरबीआई का रहता है। अब है आपका एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें क्या है, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जिसको हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। बेसिकली फर्स्ट है आपका माइक्रो फाइनेंस, जिसमें क्या देखा गया कि जो आरबीआई है वो क्या करता है, इनकरेज करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए। कहने का मतलब ये कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं ये हेल्प करते हैं ग्राउंड लेवल पर, बिल्कुल रूट्स में जाकर। तो आरबीआई फैसिलिटेट करता है आरबीआई के जो लोन से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है, आप वहां देखोगे कि इनका जो मेन वो रहता है ना कि जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं या फिर मेन जो फोकस है विमेन्स पर, रूरल पॉपुलेशन पर, उनके लिए रहता है ताकि इनको इजीली चीजें प्रोवाइड हो जाए। मतलब लोन हो गया या जो भी बैंक की फैसिलिटीज हैं या कोई स्कीम है, कोई पॉलिसी है, उसके तहत इनको हेल्प करना। इससे होगा क्या, एम्पावरमेंट होगी। और जब एम्पावरमेंट होती है तो हर इंडिविजुअल एबल होता है कि अगर कोई बिजनेस इनिशिएट करना है तो वो किया जा सके। एजुकेशन सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना है वो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये फोर्टिफाई करता है फाइनेंशियल रिसाइलेंस को, क्योंकि वो अगर एबल नहीं है तभी अगर लोन लेना है उनको या जो भी फैसिलिटीज चाहिए जो बैंक की साइड से प्रोवाइड की जा सकती है। सो ये उस कॉन्टेक्स्ट में माइक्रो फाइनेंस, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल लिटरेसी। इसमें क्या है, बेसिकली जो फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स है उसकी बात हो रही है। सो आरबीआई इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं जहां पर वो एजुकेट करते हैं डाइवर्स सेगमेंट्स को, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है या फिर आम जनता, ठीक है, उनको बताया जाता है कि फंडामेंटल बैंकिंग किस तरीके से होती है, सेविंग कैसे कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, और ये सारी चीजें की क्यों जाती हैं, ताकि हर इंडिविजुअल के अंदर ये अवेयरनेस आ सके, हर पर्सन एम्पावर हो सके, ताकि उसको जो भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करनी है, ऑप्टिमाइज करना है, जो भी यूटिलाइजेशन करना है फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो उसको इजिली कर पाए। नेक्स्ट है, आप ये देखोगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसमें क्या है, बेसिकली जो भी बैंक्स है ना, हर बैंक के लिए मैंडेटरी है कि वो जो भी उनका क्रेडिट सिस्टम है उसको, मतलब मान लो कि ये पूरा क्रेडिट सिस्टम है, ठीक है, तो इसका कुछ एक पोर्शन, मतलब कुछ एक पार्ट को क्या करेंगे, बचा के रखेंगे, ताकि कंट्री के जो भी आइडेंटिफाइड सेक्टर है ना डेवलपमेंट के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है उनमें इन्वेस्ट किया जा सके। सो एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनमें बेसिकली लोन प्रोवाइड कराया जा सके इन सेक्टर्स के लिए। तो ये बहुत मैंडेटरी है। तो हर बैंक अपने जो भी उनका मेन जो हिस्सा होता है उसमें से एक पोर्शन निकाल के रखते हैं, ठीक है, इसी पर्पस के लिए। सो आरबीआई इंश्योर करती है कि एम्पल फंडिंग हो सके इन सेक्टर्स के लिए। मतलब इन सेक्टर के लिए अगर लोन मांगा जाए या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट मांगी जाए तो बैंक कभी मना नहीं करेगा, ठीक है। और एम्पल फंडिंग मतलब एक होता है ना, जितनी जरूरत है उससे पूर्ति हो जाए, ठीक है। तो पर्याप्त रूप में ये सारी चीजें होंगी इन सेक्टर्स के लिए, ठीक है। और इससे यही होगा, रीजन क्या है, डेवलपमेंट होगा तो भैया इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, जॉब का क्रिएशन होगा ज्यादा से ज्यादा। तो इस सेक्टर में वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंडेटरी माना जाता है। अब है आपका प्रमोटिंग इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अब इसमें हम देखेंगे कि किस किस तरीके से इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पेमेंट सिस्टम, ये बहुत जरूरी है कि जब हम बात कर रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट बराबर होगा, सो डेवलपमेंट एफिशिएंट तरीके से हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूसिव पेमेंट सिस्टम को फॉलो अप किया जाए। और ये हम सबको पता है आज के टाइम पर हर कोई यूज कर रहा है यूपीआई, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, बिकॉज ये तो पता है मैं कि हम यूपीआई यूज करते हैं, यूपीआई आईडी क्या है, बट फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ठीक है। सो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, बेसिक नॉलेज के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग हो गई, ठीक है। आरबीआई फैसिलिटेट करता है कैशलेस
ट्रांजेक्शन को, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर कैशलेस हो गया है, ठीक है। और ये फोस्टर कर रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी, बिकॉज इन्हीं सारी चीजों की वजह से जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं अक्रॉस ऑल स्ट्रेटा, कहने का मतलब ये है कि जितने भी आप बात करोगे ना, मतलब चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड्स में चले जाओ, एजुकेशन में, मतलब हर जगह किसी भी आप एरिया में देख लोगे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना वो आपकी यूपीआई पेमेंट के थ्रू या फिर कैशलेस बनाने की बात हो रही है। बनाने की बात क्या, मतलब ऑलमोस्ट जगह ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, पर कुछ कुछ एरिया आज भी ऐसे हैं जहां पर थोड़ा कैश वाला सिस्टम चलता है। धीरे धीरे वहां भी चीजें इंप्लीमेंट होती आ रही है। मोबाइल बैंकिंग, सारी चीजें, मतलब सिर्फ एक मोबाइल में ही बैठकर अब हम पैसा ले सकते हैं, भेज सकते हैं, मतलब सारे काम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका फिनटेक इकोसिस्टम। ये नर्चर करता है जो फिनटेक इकोसिस्टम है, इसके थ्रू क्या किया जाता है, जितने भी जो आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं उनका मेन जो प्रोविजन है वो यही है कि ये इनकरेज करते हैं इनोवेशंस को फाइनेंशियल सर्विस के सेक्टर में। अगर इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया जाए तो इस तरीके के रूल एंड रेगुलेशन है फिनटेक इकोसिस्टम के थ्रू, ताकि मतलब एक होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, इनोवेशन किया जाए फाइनेंशियल सर्विसेज के मतलब कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आरबीआई कल्टीवेट करता है कि इस तरीके के जो क्रिएशन है, जो नोवल प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाएं, ऐसी सर्विसेज को टेलर्ड किया जाए, जो भी मतलब डाइवर्स नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। और ये सारी की सारी चीजें एक्सेलरेट करती हैं ग्रोथ को फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि जितना ज्यादा इनोवेशन होगा उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर का ग्रोथ भी होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब टाइम कैसा हो गया, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई हैं, तो ऐसे में रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि जहां पर भी आपको, मतलब देखो प्राइवेसी की बात है, डेटा की बात है, क्योंकि हम जब भी आप ये हमेशा देखते हो कि कैप्चा हमेशा डलता है जस्ट इसलिए ताकि चीजें सिक्योरली आगे प्रोसीड कर सकें, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिकॉग्नाइज किया जाए चीजों को। इसके अलावा आरबीआई लीड करती है इस तरीके के इनिशिएटिव्स को ताकि एलिवेट किया जा सके साइबर सिक्योरिटी को, ठीक है। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ सेफगार्ड्स हैं जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर फॉलो होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब हम नेट बैंकिंग करते हैं, तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आपको दिखाई पड़ता होगा किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी की वजह से हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होता है, पासवर्ड सेम रिपीट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा उसके बहुत सारे इंटरफेस होते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड भी यूज होता है। सो ये सब किस लिए, ताकि साइबर सिक्योरिटी से बच जाए, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है कि आपकी प्रोटेक्शन हो सके जो भी आपका फाइनेंशियल डेटा है, ठीक है। और एक चीज और है कि जो ट्रस्ट बना हुआ है डिजिटल ट्रांजेक्शन का वो मेंटेन रह सके, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज फ्रॉड बहुत सारी चीजें होती हैं, पर अगर साइबर सिक्योरिटी, इसीलिए तो बचा रहे हैं ना साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट से सारी फैसिलिटी देकर, सो बहुत जरूरी है कि उस चीज को मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है आपका, आप ये देखोगे इसमें कि यहाँ कैंपेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। लगेगा ऐसे कि यार अभी तक तो हम मतलब इकोनॉमिक्स वाला जो चैप्टर चल रहा है बेसिकली तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, सारी इकोनॉमी ओरिएंटेड ही था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी। सो बेसिकली इसमें ग्रीन फाइनेंस है, ये वर्ड आई थिंक सुना होगा सबने ही। ये एडवोकेट करता है ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव्स के लिए, जिसमें इंक्लूड किया जाता है जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, क्लाइमेट फोकस्ड जो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, उसके जो फंड है। सो आरबीआई की जो चैनल है उसकी जो कैपिटल है वो इस दिशा में बहुत वर्क करती है जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी एफिशिएंसी है, या फिर अदर जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये कंट्रीब्यूट करता है बेसिकली जो रियलाइजेशन होता है, मतलब जहां पर भी लग रहा है कि फ्यूचर में ग्रीनरी के लिए वर्क किया जाएगा या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज किया जाएगा, एनर्जी रिलेटेड जो वर्क है, तो ये उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि हम सस्टेनेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस ऐसे वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा क्या होते हैं, बैंक ज्यादा उत्सुक हैं। इसके अलावा कल्टीवेटिंग रिजाइलेंट इकोनॉमी। अब आप इसमें देखो कि ये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही है। जब डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट टर्म से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोलैबोरेशन हो रहा है विद अदर एजेंसीज, क्योंकि आप ये खुद सोचो जैसे एक टर्म नॉर्मल है कि जब डिजास्टर आता है तो कोई एक सिंगल जो फैक्टर है या फिर एरिया है जो वो वर्क नहीं कर रहा होता, हर कोई एक्टिव हो जाता है उस टाइम पे। तो सेम वही कि यहाँ कोलैबोरेशन होता है अदर एजेंसीज के साथ। आरबीआई बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है जब बात आती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डेवलपमेंट की, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रैटेजीज को प्रिपेयर करके रखा जाता है ताकि मैनेज किया जा सके नेचुरल डिजास्टर्स को भी, क्योंकि जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो डेफिनेटली सबको एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब आप ये देखोगे इकोनॉमी के नजरिए से भी बहुत जरूरी है कि ये लोग भी बैक एंड पर क्या करें, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करके रखें कि भाई अगर नेचुरल डिजास्टर आता है तो किस तरीके से मैनेज करना है। और यही चीजें हैं, क्योंकि इन्हीं सब चीजों की वजह से क्या होगा, मिटिगेट होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, ठीक है। और यही चीजें हैं जो फैसिलिटेटिंग करेंगी जो शिफ्ट मेजर
रिकवरी की जाएगी जो भी अफेक्टेड एरिया, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर की वजह से जहां भी जो भी अफेक्टेड एरिया है, जहां पर परेशानी आ रही है, डेफिनेटली वहां फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब सुख सुविधाएं देनी पड़ेंगी। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेजर्स की बात हो रही है, यहाँ इंप्लीमेंट किया जाता है बहुत सारे जो मेजर्स हैं जिससे अपहोल्ड किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, ताकि वो मेंटेन रहे, डिसबैलेंस ना हो। ये अवॉइड करते हैं सिस्टमैटिक रिस्क को, क्योंकि आरबीआई सेफ गार्ड्स, मतलब आरबीआई कहीं ना कहीं एक डिपॉजिटरी वर्क कर रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आरबीआई हमेशा सुरक्षा करता है। आरबीआई का काम है कि वो चीजों को बहुत स्मूथली प्रोटेक्टिव तरीके से चलाएगा, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है कि सीमलेस जो फंक्शनिंग है फाइनेंशियल सिस्टम की, इसके अलावा ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है ओवरऑल जो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है जो आपकी कंट्री में होनी चाहिए। सो बेसिकली ये उसकी बात कर रहा है कि भैया हम सबको बैलेंस और मेंटेन करके चलेंगे। आगे है आपका प्रमोशनल रोल। प्रमोशनल रोल या प्रचार की भूमिका, इसमें क्या है कि आरबीआई, आप ये देखोगे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जब हम रोल की बात करते हैं प्रमोशनल रोल की, तो कहने का मतलब क्या है कि जो रोल है, जो फंक्शनिंग है, जो कार्य क्षेत्र है आरबीआई के, वो थोड़े से बढ़ गए हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि आरबीआई ना और भी बहुत सारे जो चार्जेस हैं टास्क के, डिफरेंट डिफरेंट काम के, उनको भी फुलफिल कर रहा होता है मनी मैनेजमेंट के अलावा भी, ठीक है। बिकॉज आप ये देखो कि ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये सेफ गार्ड करेगा क्रेडिट के लिए, करेंसी को मेंटेन करके चलेगा, ठीक है, जो रुपए की वैल्यू है, प्राइस की स्टेबिलिटी, इन सबको मेंटेन करेगा। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन करेगा क्या, कि जितने भी जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं भाई, उनकी ये बैकबोन है, मतलब आरबीआई के बिना वो चीजें वर्क ही नहीं हो पाएंगी एक्चुअली, ठीक है। सो ये इंडिस्पेंसेबल माना जाता है, बिकॉज ये फुलफिल कर रहा है जो डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल नीड्स हैं एक डेवलपिंग कंट्री की। क्योंकि आप ये देखो कि जो भी डेवलपिंग कंट्री होगी, डेवलपिंग कंट्री का मतलब जो विकासशील देश है, जहां विकास चल रहा है, अभी हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है, हुआ नहीं है कंप्लीट, ठीक है। सो यहाँ उसकी बात हो रही है कि जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं, जो भी वित्तीय आवश्यकता है, उनको पूरा किया जाएगा। और आप इन सारी मतलब चीजों को देखोगे, सो इंडिपेंडेंस के टाइम से अगर देखा जाए तो इंडिया ने स्टार्ट किया था मैथडोलॉजिकल और प्लान्ड प्रोसेस जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उससे ये बात सही है कि ये चीज आज भी चल रही है। पर एडिशन में अगर आप देखोगे तो जो भी हम, जैसे हमारी जो फॉलोइंग गवर्नमेंट थी उसने डीपीएसपी को फॉलो अप किया, ठीक है, डायरेक्टिव एंड पॉलिसीज की बात करी, ऐसे ही आप बात करोगे कि ये जो चेंजेस हैं ये मैंडेटरी हो गए धीरे धीरे टाइम के हिसाब से। जैसे रिजर्व बैंक है, उसने फॉलो किया अप्रोप्रिएट क्रेडिट को, मॉनेटरी पॉलिसीज को, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं थी, डेफिनेटली टाइम के हिसाब से थोड़ा चेंज करके नई नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, क्रेडिट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, या फिर जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लिए गए ताकि इंश्योर किया जा सके कि इंडिया में रैपिडली ग्रोथ हो सके इकोनॉमिक सेक्टर में, इसके अलावा डेवलपमेंट हो सके इकोनॉमी का एज अ होल। कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमी की बात हो रही है, नॉट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, मतलब एक सिंगल सेक्टर की बात नहीं हो रही, ये कह रहे हैं भैया हर क्षेत्र में, हर एरिया में, राइट। इसके अलावा पावर्स ऑफ आरबीआई की अगर हम बात करें तो ये बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर है इंडियन इकोनॉमी का, ये बात तो अब हमें समझ ही आ गई है। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करता है, इसकी अथॉरिटी है कि, और इसकी अथॉरिटी भी है और ये नेसेसिटी भी है बेसिकली, कि अपहोल्ड करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, इन्हीं के हाथ में होता है पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, या फिर आप ये कह लो अर्थव्यवस्था ही ज्यादा बेहतर वर्ड होगा एक्चुअली। सो जितनी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ये इनकरेज करता है इकोनॉमिक एक्सपेंशन को, कि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो। ये सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को भी, और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी पॉलिसीज होती है, जो भी चीज होती है, उस पर वर्क किया जाता है, ठीक है। सो आरबीआई की ना डिफरेंट पावर्स हैं, तो कौन कौन सी पावर है एक बार वो देख लेते। सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है उनका वो है इशू लाइसेंस। अब देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि एज अ गार्जियन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप, आरबीआई को एज अ गार्जियन भी कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। तो आप ये लगा लो कि सारा करता धरता कौन है, आरबीआई। तो भाई ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, ठीक है। तो अभी मैं बहुत ब्रीफ में डिस्कस करूंगी कि आरबीआई का रोल है कि वो क्या करेगा, आपको लाइसेंस इशू कराएगा, क्योंकि सारी अथॉरिटी उन्हीं के पास है, और इन्हीं को ही ये अथॉरिटी है कि वो बैंक के साथ जो भी ऑपरेट करना है, चाहे एक्सपेंड करनी किसी बैंक को अपनी ब्रांचेस को, ठीक है, तो इनका जो लाइसेंस है वो कौन ग्रांट करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है, फॉर एनबीएफसी। अच्छा, इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां हमने देखा था कि जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, विमेन है, रूरल एरिया, यहाँ उनकी बात हो रही है, ठीक है, तो उनके लिए भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। तो ये इंश्योर करते हैं कि भैया स्टेबिलिटी और जो डायवर्सिटी है वो फाइनेंशियल इकोसिस्टम में हमेशा मेंटेन रहे। इसकी पावर में एक ये भी आता है कि एक्सरसाइज करते हैं मेटिक्यूसली विद स्ट्रिंजेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन कंटिन्यूस ओवरसाइट प्रोटेक्टिंग डिपोजिटर एंड प्रमोटिंग साउंड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब ये कि जितने भी आप ये देखोगे जैसे कुछ रूल रेगुलेशन है, ठीक है, वो बहुत रिजिडली फॉलो करने हैं। इसके अलावा इनको ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी लोग डिपोजिटर हैं, जो जमा करने वाले लोग हैं, उनकी भी रक्षा करनी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप जब तक मतलब प्रोटेक्ट नहीं करोगे तब तक आप प्रमोट नहीं कर पाओगे ना फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को, तो इसलिए बहुत जरूरी है।
इसके अलावा आप ये देख लो बैंक ऑपरेशंस कवरेज, इसमें क्या होता है कि आरबीआई गारंटी ले रहा है उन बैंक्स की जो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हैं या फिर अपने जो ऑपरेशंस को बहुत प्रॉपर अच्छे से चला रहे हैं, स्टेबल फाइनेंशियल फाउंडेशंस हैं उनकी। और ये चीजें पता कैसे चलती है, वही इंस्पेक्शन वगैरह के थ्रू ही, ठीक है। सो रेगुलेशन एक्ट है जिसको स्टैब्लिश किया गया कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किस चीज के लिए, पेड इन कैपिटल के लिए या फिर रिजर्व्स के लिए, कैश रिजर्व्स के लिए, अदर लिक्विड एसेट्स के लिए, जो कि मेजरली बेस है किस पर, बैंक्स की जो ऑपरेशनल कवरेज है ना ज्योग्राफिकल एरिया की, उसके हिसाब से सारी चीजें क्या होती हैं, प्रोवाइड कराई जाती हैं। इट इज ऑल्सो हैज द ड्यूटी ऑफ मॉनिटरिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ दीज मैंडेट्स। और ये भी बहुत जरूरी है कि ये जितने भी मैंडेट्स है, मतलब जो भी मैंडेटरी रूल है, इनको क्या करना है, फॉलो अप करना है किसी भी कीमत में। सो वो जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बैंक ब्रांचेस एक्सपेंशन। आरबीआई डायरेक्ट करता है बैंक को कि भाई कोई भी नई ब्रांच खोलनी है या फिर अनबैंक्ड अंडर रिजर्व्ड एरिया में, जो पर्टिकुलरली जो रूरल रीजन है, ठीक है, उनकी भी बात कर रहे हैं। सो वो कहते हैं कि ये जो एक्सपेंशन है ना, खाली ऐसा नहीं कि अबाउट नंबर्स के बारे में कि हाँ भाई एक और ब्रांच खुल गई, मतलब एक नंबर और ऐड हो गया ना। वो कह रहे हैं ये किस लिए है, ताकि ये इन कम्युनिटीज को एम्पावर कर सके कि वो खुद से जाकर वो अपनी चीजें कर पाए, ठीक है। यहां पर जो भी एक्सेस है उसको इंक्रीज किया गया है फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, जैसे सेविंग अकाउंट्स हो गए, लोन्स हो गए, इंश्योरेंस, फॉरेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गए, इग्नाइट्स एंटरप्रेन्योर स्प्रिट एंड फ्यूल लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ। सो कहने का मतलब ये है कि वो यही कह रहे हैं कि ये अपने ही हाथ में है, क्योंकि एम्पावर कौन होगा, कम्युनिटी होगी, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विसेज जब वर्क करने लगेंगी तो ये सारे के सारे एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वीक बैंक्स लिक्विडेशन। इसमें क्या है कि जब मतलब ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है, सो ये बोल्स्टर है कि जो नेशंस के कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर्स हैं वहां ये अथॉरिटी है आरबीआई के पास, क्योंकि उसके पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो कंपेल कर सकता है, फोर्स्ड क्लोजर दे सकता है बैंक एक्सपीरियंस के बिहाफ पर जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है या फिर उनका जो मर्जर्स है स्ट्रॉन्ग बैंक्स के साथ, उनके साथ मिलकर, ठीक है। उनके पास ये भी अथॉरिटी है कि वो भाई ऑडिट्स को कंडक्ट करा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन बिठा सकते हैं इनकेस डाउट का कोई इशू है तो, ठीक है। अदर जो नेसेसरी एक्शंस हैं उनको रेज किया जा सकता है ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस के कॉन्टेक्स्ट में बैंक की। नेक्स्ट आप ये देखोगे इसके पास अथॉरिटी है कि ये कंपेल कर सकता है आप बिजनेस स्टॉपेज। कहने का मतलब ये कि अगर कोई व्यापार चल रहा है तो भाई साहब इतनी अथॉरिटी है कि वो उसको रुकवा भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इशू डायरेक्शंस ऑन क्रेडिट कंट्रोल। ये वाली देखो कुछ चीजें रिपीट हुई हैं बिकॉज थोड़े थोड़े से पॉइंट्स होंगे और रिपीट होने का मकसद यही है कि वो पर्टिकुलर हेडिंग के सब हेडिंग वाले पार्ट हैं, ठीक है। तो मैं तो ब्रीफ कर दूंगी आपको, पर आप जब लिखने की बात आएगी ना तो भाई इसको अलग से सेपरेट हेडिंग के साथ ही लिख के आना, ठीक है। सो यहाँ बात हो रही है कि जो क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से आरबीआई एबल हो जाता है कि वो ऐसी इंस्ट्रक्शन दे सके कमर्शियल बैंक को। इसके अलावा आप ये देखोगे जब आरबीआई इंक्रीज कर चुका है अपने सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंक क्रेडिट को, क्योंकि जो भी क्रेडिट है उन्होंने कुछ एक हिस्सा बचा के रखना है ताकि वो फेवर कर सके कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को और उनको प्रायोरिटाइज कर सके कि हाँ भाई अगर इन पर्टिकुलर एरिया में लोन की डिमांड आती है तो पहले हम इनकी प्रायोरिटी फुलफिल करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हो गए, इनकी बात हो रही है, ठीक है। सो ऐसे में ये कोशिश करते हैं उनको ज्यादा क्रेडिट देते हैं जो भी स्मॉल बोरोअर्स हैं, ठीक है, जो छोटे आपके बोरोअर हैं उनको आप थोड़ा सा मतलब लीनियंट होके चीजें करते हो, ठीक है। इसके अलावा ये इंप्रूव करते हैं फंक्शनल कवरेज ऑफ बैंक्स को, क्योंकि बैंक की जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज है उसकी कवरेज थोड़ी सी इंक्रीज हो, उस पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका बैंक पर्सोनल ट्रेनिंग। इसमें क्या है कि आरबीआई सेटअप करता है कि कितनी नंबर ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए एक कंट्री में ताकि हेल्प किया जा सके। और एक और चीज है, इससे वही पूरी इंस्ट्रक्शन वगैरह देकर मतलब प्रिपेयर कराया जाता है डिफरेंट टाइप के बैंक एम्प्लॉयज को। जो प्राइमरी ट्रेनिंग फैसिलिटीज है उसमें जो सबसे मेन चीज है जो इंक्लूड है वो है स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज इन चेन्नई। नेक्स्ट आप देखोगे बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज इन मुंबई, फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट इन मुंबई, द कोऑपरेटिव बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज इन पुणे, द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग इन पुणे, ठीक है। जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं स्टाफ के लिए मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में और न्यू दिल्ली में। सो ये थोड़ा बेसिक डाटा है पर ये डाटा थोड़ा फैक्चुअल है, पर स्टिल कुछ तो याद
रख के लिख के आया जा सकता है एग्जाम में। बैंकिंग प्रमोशन की अगर हम बात करें तो ये वही वाली बात हो रही है भाई कि 1962 में आप देखो आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत, और ये कहीं ना कहीं सब्सिडरी था, ठीक है। और वही इनकरेज करना है इंक्रीज जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ताकि ट्रस्ट बना रहे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंशली आप ये देखोगे कि स्प्रेड किया जाता है बैंक की जो प्रैक्टिसेस है, और किसके थ्रू, पूरे नेशन के थ्रू, क्योंकि सब मिलकर इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते ही देते हैं, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, पर्टिकुलरली अमंग द पुअरर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। और इसमें मेन बात वही है कि जो भी सोसाइटी का जो पुअरर सेगमेंट है ना, यहाँ उसकी बात हो रही है, ठीक है, कि उसको लिया जाता है। और मतलब बाद में से इसको शो किया जाता है कि जो भी एक्सटेंशन रहा है डिपॉजिट इंश्योरेंस का, या फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, चाहे रीजनल और कोऑपरेटिव रूरल बैंक्स की ही बात हो रही हो, पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रमोट करना उन चीजों को। इसके अलावा जो पीरियोडिक रिविजन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो अमाउंट एलिजिबल है इंश्योरेंस कवरेज के लिए वो भी है। जैसे स्टार्टिंग में ये सेट की गई थी 30,000 पर हर डिपॉजिटर के लिए एवरी बैंक में, कब 1 जुलाई 1980 में। तो उस टाइम के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें, बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है क्या एक्चुअली, जो इंडियन इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमिक कंपास है, ये बहुत ज्यादा लार्जली गाइड हो रहा है किससे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और ये चीज सेट करती है जो भी रेगुलेशन एक्ट है, ब्लूप्रिंट है बैंक्स के लिए, डिटरमाइन करते हैं कि भैया क्या क्या स्पेशल एस्पेक्ट्स होने चाहिए, जैसे इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से अगर स्टेबल नहीं होंगे, वो स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर वैसे भी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इस एसेंस में आरबीआई मतलब बहुत, एक होता है ना कि बहुत वाइडली मैजिक वैंड की तरह वर्क करता है कि किस तरीके से जो मनी है वो फ्लो कर रहा है कंट्री के अंदर ही। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, आरबीआई अनवेल करती है जो भी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब जो भी इसकी स्टेटमेंट की है अप्रैल में, और ये आउटलाइन भी कर रहा है कि जो इसका विजन है सालों का, उसको नहीं छोड़ना। सो रेगुलरली अपडेट जुलाई में, अक्टूबर में और जनवरी में। और ऐसे में क्या होता है, ये स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करके रखते हैं पहले से। सो जो एडिशनल प्रोनाउंसमेंट होती है पॉसिबल इफ सर्कमस्टांसेस डिमांड, कहने का मतलब है कि जो अगर एडिशनली कोई चीज हो रही है, सर्कमस्टांसेस की जरूरत होगी तो उसके हिसाब से काम किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये जो पॉलिसी है, ये जो डॉक्यूमेंट है, जिसमें ये 2 पार्ट है, कि पार्ट ए जो ड्वेल कर रहा है मेजर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ट्रेंड को, जबकि पार्ट बी अनवेल कर रहा है न्यू इनिशिएटिव और एक्शंस को। सो डिपेंड करता है, ये अपने अपने डिफरेंट एरिया में न्यू इनिशिएटिव्स के साथ वर्क करते हैं, नए नए एक्शंस के मोड में रहते हैं, ठीक है। कुछ गोल्स हैं जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के, क्या मेंटेन करना प्राइस की स्टेबिलिटी को, ताकि स्थिरता बनी रहे, ठीक है। इंश्योर करना कि जो भी सफिशिएंट फ्लो है, ठीक है, क्रेडिट का या फिर इकोनॉमिक प्रोडक्टिव सेक्टर का, सो उसको किस तरीके से सपोर्ट किया जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फिर ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव और जर्नल टूल्स, इसमें बेसिकली क्या है कि जो आप रिजर्व रेशो है उसके बारे में जानोगे, आरक्षित अनुपात। अब इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें तो कैश रिजर्व रेशो, ये टर्म बहुत स्टूडेंट्स ने सुना होगा, बहुतों ने नहीं सुना होगा, तो हल्का सा ब्रीफ करती हूँ। इसमें क्या है एक्चुअली, ये जो रिजर्व रेशो की बात हो रही है, ये रेफर कर रहा है कि जो भी कंज्यूमर्स होते हैं ना, जो अपना डिपॉजिट करते हैं, उसका कुछ प्रोपोर्शन क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनके लिए रिक्वायर्ड होता है, ताकि उसको एज अ रिजर्व रखा जा सके आरबीआई के साथ मिलकर। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा समझने में, इसको बहुत और सिंपल करती हूँ कि जब हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो उसका कुछ अमाउंट जो है वो रिजर्व, जैसे हम, मतलब आप, मैं, ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना पैसा अगर बैंक में जमा कर रहे हैं, सो उसका कुछ एक हिस्सा बैंक अपनी तरफ से क्या करता है, आरबीआई को एज अ रिजर्व देता है। इससे होता क्या है कि जो सीआरआर है, ठीक है, उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, जो रिजर्व रेशो है, ठीक है, रिजर्व में रखा रहेगा अमाउंट। और बैंक के पास जो अवेलेबल अमाउंट होता है ना, जिससे वो लैंडिंग करता है, बोरो करता है, मतलब कर्ज देता है लोगों को, उसकी थोड़ी सी क्षमता कम हो जाती है कंपैरेटिवली। क्योंकि अगर आप रिजर्व में, सेविंग में थोड़े से पैसे रख रहे हो, रिजर्व करके रख रहे हो कुछ पैसे, तो जो हाथ के नीचे पैसा होगा, राइट, जिससे आप हेल्प कर रहे हो लोगों को, लोन वगैरह प्रोवाइड कराकर, सो वहां थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। और इससे क्या होता है ना, ये टाइटनिंग बनी रहती है मनी की सप्लाई की, कंट्रोल रहता है, इससे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है। और अगर आप इसको अपोजिट कर दो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जब अपोजिट कर दोगे तो सिंपल सी बात है, जो कैश रिजर्व रेशो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बैंक की जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, मनी सप्लाई बूस्ट कर जाएगी। तो ये एक इसका सिंपल ब्रीफ वर्जन था, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो का। नेक्स्ट है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें क्या है ना कि जो मिनिमम परसेंटेज है बैंक की लाइबिलिटीज का,
उसको जरूर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। और एक चीज और है, जब हम इसको इन्वेस्ट करने की बात करते हैं ना, तो ये गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है ना, जिसको गवर्नमेंट अप्रूव करती है, जैसे बॉन्ड्स हो गया, ट्रेजरी बिल हो गए, ठीक है, उसके थ्रू क्या करना होता है, इसमें निवेश करना होता है या फिर इन्वेस्ट करना होता है। तो इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप इसको सीआरआर के कंपैरिजन में ही देखोगे, सो यहाँ पर भी एडजस्ट किया जाता है एसएलआर इम्पैक्ट को, ताकि जो अमाउंट है क्रेडिट अवेलेबिलिटी का, मतलब लैंडिंग के लिए जो बैंक देते हैं, उसका जो अमाउंट है उसको एडजस्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें जो मेजर चीजें हैं वो है रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो रातों रात आरबीआई से क्या करते हैं, लोन लेते हैं ताकि वो रीपर्चेस कर सके अपने एग्रीमेंट्स को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब रेपो रेट अगर इंक्रीज हो रहा है ना आपका, तो जब बोरोइंग करने की बात आती है, मान लो एक साइड रेपो रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो लोग बोरो नहीं करेंगे उस टाइम पे, ठीक है, तो डिस्करेज हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो मनी की सप्लाई है वो डाउन हो जाएगी। पर अगर इसके अपोजिट हो जाए, अगर वो चीज डिक्रीज हो जाए रेपो रेट, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो बोरोइंग है वो लोग इंकरेज होंगे, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर ऐसे में क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो बूस्ट कर जाएगी। नेक्स्ट है आपका रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है कि जिस रेट पर आरबीआई से बोरो किया गया, मतलब वो ओवरनाइट रातों रात जो फंड लिया गया, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स ने, सो यहाँ पर क्या होता है कि जब इंक्रीजिंग की बात हो रही है रिवर्स रेपो रेट की, तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है बैंक्स को, बिकॉज जब वो अपना फंड की बात करते हैं आरबीआई के साथ, ठीक है, तो वो चीजें ना बहुत स्मूथली और बहुत आराम से चल रही होती हैं। सो रिड्यूसिंग लिक्विडिटी इन द सिस्टम। और ऐसे में क्या होता है, जो लिक्विडिटी होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है सिस्टम में, मतलब बैंकिंग सिस्टम की यहाँ बात हो रही है बेसिकली। सो यहाँ बेसिकली वही है कि रिवर्स रेपो रेट की वजह से क्या होता है कि जो मतलब बैंक्स हैं वो और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ताकि वो अपने फंड को और इन्वेस्ट कर सकें। नेक्स्ट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें क्या है कि जो आरबीआई है वो खरीदती भी है, ठीक है, और सेल भी करती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, अगर उन्हें खरीदा जा रहा है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रही हूँ, अगर उनको खरीदा जा रहा है तो ऐसे में क्या होगा कि जो पैसा है ना वो इंजेक्ट होगा सिस्टम के अंदर ही, ठीक है। पर अगर आप इसे बेच रहे हो तो ऐसे में वो मनी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो टूल है ना बहुत इफेक्टिवली मैनेज करता है लिक्विडिटी को और इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव टूल्स, ठीक है, गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण कौन से हैं। सो आप इसमें देखो मॉरल सुएशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो आरबीआई है वो कोशिश करती है जितने भी जो बैंक्स हैं उनको मतलब कम्युनिकेट करती है, इनफॉर्मल गाइडेंस प्रोवाइड करती है ताकि जो बैंक है वो प्रायोरिटाइज कर सके। याद है हमने पहले भी पढ़ा था जिसमें मैं सेक्टर्स वाली बात बता रही थी आपको थोड़ी देर पहले ही, कि लाइक कुछ सर्टेन सेक्टर्स हैं जिसमें मतलब ज्यादा प्रेफरेंस रहती है कि जी हमें अगर लोन प्रोवाइड कराना है तो हम पर्टिकुलर इन एरिया को ज्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो वो कौन कौन से सेक्टर्स थे, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस हो गए, ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, इवन इसमें एजुकेशन भी है, विमेंस भी है, रूरल भी है, रूरल एरिया वाले जो इंडिविजुअल्स हैं यहाँ उनकी भी बात हो रही है। तो ये मॉरल सुएशन में यही आता है कि आरबीआई अपनी साइड से इनफॉर्मल गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है बैंक्स को, पर मैंडेटरी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। और ये भी बात सही है कि जब इतनी बड़ी अथॉरिटी बोलती है, भले ही वो चीज मैंडेटरी ना हो, पर वो कहते हैं ना बात में वजन होता है। सो आरबीआई की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी वजह से, मतलब उसके पास जो इतना बड़ा ओहदा है उसकी वजह से बात बहुत वजनदार हो जाती है। तो ऐसे में फिर ऑलमोस्ट इस चीज को फॉलोअप किया ही जाता है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें क्या है आपका, इसमें ना जो मेन चीज है, जब जब सिलेक्टिव है ना, सिलेक्टिव वर्ड से ही समझ जाओ कि सिलेक्टिव वर्ड क्या कह रहे हैं, कि आरबीआई ने ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या कुछ गाइडलाइंस बना रखी हैं, ठीक है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। वो कहाँ इंपोज करेंगे, जो भी पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे एरिया छाटे हुए हैं कि जहां पर आपको अगर लोन लेना है तो उसके लिए एक स्पेशल गाइडलाइन है जिसको फॉलो अप करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे मान लो मैक्सिमम लोन अमाउंट चाहिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने मतलब आरबीआई ने एक्चुअली लग्जरी गुड्स के लिए, अगर किसी को लग्जरी गुड्स परचेज करने हैं, ठीक है, उसके लिए लोन चाहिए तो मैक्सिमम लोन अमाउंट को प्रोवाइड कराया जाएगा। पर वहीं पर अगर ऐसा देखा जाए कि कुछ कुछ ऐसे भी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को फाइंड आउट किया गया है जहां पर सोचा है कि भाई मिनिमम कैपिटल जो एडीकेसी है उसको दिया जाएगा, मतलब फॉर लैंडिंग पर्पज से, मतलब कि कुछ ऐसे एरिया ढूंढे गए जहां पर हमें कम से कम
अमाउंट प्रोवाइड कराना है एज अ लोन, ठीक है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ इम्पोज किया जाता है रिस्ट्रिक्शंस को, जो भी हमारी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज होती है, जो भी सट्टे वट्टे से रिलेटेड चीजें होती है, वहां पर भी लोन को प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, या फिर बहुत मिनिमम मात्रा में, मतलब जो भी है। तो समझ पा रहे हो कि ये इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन है कि कुछ स्पेसिफिक एरिया में तो आप खुल के दे रहे हो, कुछ स्पेसिफिक एरिया में नहीं दे रहे हो, या फिर बहुत कम प्रोवाइड करा रहे हो, और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। तो ये स्पेसिफिक रेगुलेशन गाइडलाइंस की बात हो रही है, सो वो इसमें था। इसके अलावा मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसमें क्या है आपका, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो स्पेसिफिक अमाउंट होता है ना, मतलब ये स्पेसिफाई करता है कि आप मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड को, कुछ को तो आप बोरो करोगे, जैसे मान लो आपको कोई सर्टेन एसेट लेना है, ठीक है। सो कुछ अमाउंट तो आप क्या करोगे, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोरो कर लोगे, और कुछ आप खुद के ओन रिसोर्सेज से यूज करोगे। सो सिंपल इसका एक एग्जांपल है कि मान लो कोई भी चीज 100 रुपए की है, ठीक है, और आपके पास इनफ पैसे नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में आपको कुछ अमाउंट क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, मतलब कुछ अमाउंट बोरो करना पड़ेगा एक्चुअली उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो ये वो वाली चीज है कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल 50% है, ठीक है, और बात क्या हो रही थी, 100 रुपए का वो प्रोडक्ट है, आ रही है बात समझ में, मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है 50%, तो ऐसे में क्या होगा, 50 रुपए मुझे अपनी साइड से देने होंगे, और 50 रुपए क्या करूंगी, मैं बोरो करूंगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि जब बात आ रही है बोरो की और 50 रुपए अपनी जेब से देने की, तो यहाँ वही चीज समझाई गई है। और एक चीज और है कि अगर ये मार्जिन बढ़ जाए, मतलब 50 से 70% हो जाए, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, फिर 70 रुपए मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है, अपनी जेब से, और 30 रुपए मुझे बोरो करने पड़ेंगे। तो ये वो बेसिक चीजें। और ऐसा किया क्यों जाता है, क्योंकि अगर ये जो 30 रुपए आप बोरो करो, अगर बोरो करना इतना ईजी हो जाएगा, तो हर कोई इस लालच में कि भाई बहुत ज्यादा पैसा हम बना सकते हैं, ठीक है, तो इस लालच में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बोरो किया जाएगा मनी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक बबल क्रिएट हो जाता है ना समहाउ की, ठीक है, मतलब यहाँ वही वाली बात लिखी गई है कि इस चीज को इसलिए डिस्करेज किया जाता है ताकि बोरो ना किया जा सके बहुत ज्यादा, और बहुत इजीली ना किया जा सके। बिकॉज जो बबल्स है, मान लो आप ये देखो ना, जब जब हम स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, तो ऐसा रहता है कभी कभी मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है, ठीक है, लोग सट्टा लगाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम सट्टा खेल रहे होते हैं नॉर्मली, मतलब हालांकि वर्ड बोलने में भी इतना बहुत बेकार सा ही लगता है, बट ठीक है, मतलब मैं तुम लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो अगर रेट बहुत हाई हो गए, तो जब वो बबल फूटता है ना, तो समझ में आता है कि भाई इससे तो बहुत गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो जब बबल बस्ट होता है, तो ऐसे में समझ में आता है कि यार आपका तो सारा पैसा चला गया, या फिर बहुत नुकसान हो गया। सो इस चीज से मतलब कि मार्केट एटलीस्ट बनी रहे, ये रिस्की वाला खेल ना हो पाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है वो उस क्राइटेरिया को थोड़ा सा मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। इसमें क्या होता है ना, आरबीआई अपनी तरफ से गाइडलाइंस और रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है लैंडिंग प्रैक्टिसेस के लिए कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट में। और ये जो लिमिट्स हैं, जैसे मान लो आप देखते हो क्रेडिट कार्ड लेते हो, तो उसमें एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, ठीक है, कुछ रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, तो रेगुलेटिंग डेप्ट टू इनकम रेशोज हैं जिसको फॉलो किया जाता है। इसके अलावा आरबीआई प्रमोट करता है फाइनेंशियल लिटरेसी को, और इन सब करने के पीछे मेन जो एम है वो क्या है, ताकि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकें कि भाई बहुत ज्यादा डेट ना आ जाए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज ना आ जाए, और एक रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये प्रमोट कर रहा है आरबीआई की एक रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग हो सके। मतलब एक आदत होती है कि आप रैंडम बोरो करते रहते हो, मतलब थोड़ी सी भी जरूरत पड़ी, आपको पता है कि बिना बोरो किए भी काम चल जाएगा, बट स्टिल एक आदत बन जाती है कि अरे यार दे देंगे, राइट। तो सेम वो बैंक वाला हिसाब भी है कि छोटी छोटी चीजों के लिए बैंक भागना और वहां से बोरो करते रहना किसी ना किसी पॉलिसी के तहत। पर वो यही कह रहे हैं, आरबीआई यही प्रमोट कर रहे हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग करनी है, कि जहां जरूरत है आप वहीं करें, ताकि आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव डेट में ना आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्रेडिट रैशनिंग, इसमें क्या है, अगर आप इसको मतलब ये एज अ लास्ट रिसोर्ट है, सो आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई ना, मतलब आरबीआई के पास ये पावरफुल टूल है कि वो डायरेक्टली क्रेडिट लिमिट्स को सेट कर सकता है फॉर स्पेसिफिक सेक्टर या फिर बोरोअर्स के लिए। और ये आप ये देखोगे, ये जो ड्रास्टिक मेजर है, ये क्यों किया जाता है, ताकि रिजर्व किया जा सके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के लिए, जैसे अगर टैकल करना है, कोई अर्जेंट इशू आ गया है, ठीक है, या फिर सेफ गार्ड भी प्रोवाइड कराना है हमारे पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, ताकि रिस्क से बचाया जा सके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा हम कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। सो कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो हमें ये समझ में आया कि जो आरबीआई है, ठीक है, ये स्टेडफास्ट पिलर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये एक तरीके से बैकबोन है, ठीक है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की। इकोनॉमिक जो रिजाइलेंसी होती है, या फिर आप ये देखोगे विजनरी गवर्नेंस है, ये आप मतलब ये सारी चीजें देख रहे हो कि इनके लिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर की तरह वर्क करता है। इसके अलावा आरबीआई क्या करता है, पूरे फुल डेडिकेशन के साथ जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, या फिर रेगुलेटरी एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इन सारे एरिया में भी अपना मतलब भरपूर योगदान देता है, ठीक है, ताकि चीजें मेंटेन हो सके। आरबीआई प्रोटेक्ट करता है पूरे नेशन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को,
और इससे क्या होता है वही कि भाई आपका डेवलपमेंट होता है सारे एंगल में, और ये गाइड करता है इंडिया को ताकि वो एक मेजर प्लेयर बन सके ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में। तभी तो कहा जाता है ना कि बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में भी। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो आरबीआई द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, सो ये डेमोन्स्ट्रेट करती है इंप्रेसिव एबिलिटी को। एक बात और है कि इसमें एडजस्ट भी किया जाता है, शिफ्टिंग की जाती है डायनामिक्स तरीके से, क्योंकि वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, तो जरूरत के हिसाब से शिफ्टिंग भी हो जाती है। जो सेंट्रल बैंक है वो कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने विजन को, फ्लेक्सिबिलिटी को, क्योंकि जब भी जरूरत होगी तो अपना विजन क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बदलता है, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, तो अकॉर्डिंगली वर्क करना होता है, ठीक है। सो इसके अलावा वो एम्ब्रेस करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ताकि एडजस्टमेंट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की जा सके। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल यूपीआई भी हो सकता है। सो ये वाला पार्ट हो गया। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जो भी चैनल पर न्यू है स्टूडेंट वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी 6th यूनिट आज कंप्लीट हो गई है, इसकी एक यूनिट और रहती है कंपैरेटिव एंड गवर्नमेंट वाला जो पार्ट है, अब मैं उसको थोड़ा सा कवर कराऊंगी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि आप उसको भी कवर करा दो। सो डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस, जब इतना रुके हो ना थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखो, मैं बहुत जल्दी सब कुछ कवर करा दूंगी बैक टू बैक, डोंट वरी, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, बाय।